So hello everyone, welcome to the BioBlitz Brilliance. After we have completed the parts of the spinal cord and brain, today we will discuss about some disorders of this nervous system. पहला जो डिसऑर्डर्स यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बेसिकली वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। देयरफॉर दे आर कॉमनली कॉल्ड एज मेंटल डिसऑर्डर्स। अब जब हम इनसे मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं तो यहाँ पे जो सिम्टम्स दिखेंगे वो बेसिकली आपके मूड स्विंग्स, थिंकिंग या बिहेवियर के ऊपर जो भी चेंजेस दिखते हैं वो आएगा आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। जैसे मेमोरी लॉस होना, किसी से कम्युनिकेट ना कर पाना ठीक से, ये सभी इफेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के। तो नर्वस सिस्टम माल फंक्शन करने की वजह से या फिर नर्वस सिस्टम में कुछ हार्मोन्स के माल फंक्शन होने की वजह से या एबनॉर्मल प्रोडक्शन के होने की वजह से जो डिसऑर्डर्स रिजल्ट होते हैं और जो बेसिकली अफेक्ट करते हैं आपके साइकोलॉजी को, उसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। So as it is mentioned over here, some of the major categories of the psychological disorders are intellectual disability, formerly known as mental retardation, जिसे हम हिंदी में शुद्ध हिंदी में कहते हैं मतिमंद होना, बेसिकली हम उसे कहते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अब होता क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसे आप एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, in which it affects how people interact with other, communicate, learn and behave. ये डिसऑर्डर्स जो है वो किसी भी एज पे डायग्नोस्ड हो सकता है। नेक्स्ट वन इज बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स को एक तरीके का मैनिक डिप्रेसिव इलनेस या मैनिक डिप्रेशन भी कहते हैं। ये एक तरीके का ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान के मूड में अनयूजुअल शिफ्ट होता है, उनके एनर्जी में, उनके एक्टिविटी लेवल्स में। वो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट या फोकस नहीं कर पाते हैं किसी भी चीजों पे। सो दिस नेक्स्ट वन इज डिप्रेशन। डिप्रेशन आपको पता ही होगा, जब आप किसी भी चीज को या एक्सपेक्टेड चीजें नहीं होती हैं तो आप डिप्रेशन में जाते हैं। नेक्स्ट एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर्स मतलब आपका हिचकिचाहट होना या फिर घबराना, दैट इज नोन एज एंजाइटी डिसऑर्डर। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे अटेंशन दिया हुआ है, तो अटेंशन का मतलब बेसिकली होता है फोकस या कॉन्सेंट्रेट करना। तो इस डिसऑर्डर्स में बेसिकली आप जो सिम्टम्स दिखते हैं, बेसिकली ये सिम्टम्स दिखते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हैं, क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो सर या टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, you cannot concentrate on that thing or you cannot focus on that thing which the teacher or sir or your respective mentor is saying to you। आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे आपको अटेंशन फोकस करने में परेशानियां होती हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इज पार्किंसन डिसऑर्डर्स। पार्किंसन डिसऑर्डर्स बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जो रिजल्ट होता है ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स प्रोड्यूसिंग डोपामाइन। अब डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है? डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स का सिंपल मतलब होता है ऐसे न्यूरॉन्स जो हार्मोन डोपामाइन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या तो वो डीजनरेट हो जाए या फिर माल फंक्शन करें या एबनॉर्मली फंक्शन करें। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, सर्टेन न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जब मैं कहता हूं न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स? न्यूरोट्रांसमीटर्स आर दी हार्मोन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द मैसेज from one neuron to the other neuron. In the same way, as is mentioned over here, dopamine is also a kind of a neurotransmitter. So Parkinson's disease is basically a disease that is caused due to degeneration of dopamine producing neuron in the CNS, which causes a Parkinson's disease. अब Parkinson's disease की जब हम बात करेंगे तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो स्लोली, अब एक ही बार में आपको सभी तरीके के सिम्टम्स नहीं दिख जाएंगे। इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो स्लोली स्टार्ट होते हैं। इसमें आपको नोटिसेबल चेंज दिखेगा, वो ट्रेमर इन वन हैंड, मतलब हाथों का कप कपाना, और बढ़ती उम्र के साथ ये कंडीशन जो है वो वर्स्ट होते जाता है। बढ़ती उम्र के साथ हाथों में स्टिफनेस आ जाना, स्लोइंग ऑफ योर मूवमेंट, वॉकिंग और बैलेंसिंग, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ द पार्किंसंस डिजीज। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स जो है वो है अल्जाइमर्स डिजीज। In many movie we have seen the person is suffering with the Alzheimer's disease. Now what is Alzheimer's disease? Alzheimer disease एक तरीके का मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया होता है। ये डिजीज बेसिकली इसका सिम्टम्स जो रहता है वो आप ऐसे देखोगे कि आप स्टार्टिंग में माइल्ड मेमोरी लॉस चालू होता है, और जैसे ही कंडीशन एज बढ़ते जाती है तो आपको कुछ चीजें ध्यान नहीं रहती, आप एक तरह से भूल जाते हो, या पार्शियल मेमोरी लॉस है, कंप्लीट, अगर ये कंडीशन ज्यादा वर्स हो जाता है तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मेमोरी लॉस का भी चांसेस होता है। So it is mentioned over here, it is the most common type of dementia
It incidence increases with the age, showing the loss of cognitive functioning. Cognitive functioning का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो आपके थिंकिंग से, आपका डिसीजन लेनिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, उसे हम कॉग्निटिव फंक्शनिंग कहते हैं. To such an extent it interferes with the person's daily life and activities. It causes due to loss of cholinergic and other neurons. Cholinergic neurons की अगर आप बात करोगे तो ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखने मिलते हैं. दो तरीके के होते हैं, जिसे हम एड्रेनर्जिक फाइबर्स जो एड्रेनल हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कोलिनर्जिक हार्मोन जो कोलिनेस्टेरेज हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. Other neurons in the CNS, accumulation of amyloid proteins. There is no cure for Alzheimer's, but treatment slow down. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अल्जाइमर्स डिजीज को पूरे तरीके से क्योर करने के लिए कोई भी अभी तक बोलते हैं मेडिसिन का ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसके सिम्टम्स जो है, इसके इफेक्ट्स जो है, उसको स्लो डाउन किया जा सकता है. Due to progression of the disease and may improve the quality of life. So this was all about the psychological disorders जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं. Hello everyone, welcome to the BioBlades Brilliance. The topic which we are going to study today is about the chemical coordination. अब chemical coordination होता क्या है? For example, in our body there are numbers of cells and number of tissue. अब किसी भी एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना हो, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कम्युनिकेट करना हो, related to any functions, तो जो coordination होता है या कम्युनिकेशन होता है दो सेल्स या दो टिश्यूज के बीच में, that is with the help of chemical. Now this chemical can be of any type. It may be of any enzymes, it may be of any neurotransmitter, it may be any of hormones. So the hormones type which we are going to study today is of the four types of hormones: autocrines, paracrines, endocrines and pheromones. Now let us study what are these four categories of hormones. The first hormones category is the autocrines. Now what is autocrine? जब ऑटोक्राइन्स की हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल. दिस सेल प्रोड्यूसेस अ हार्मोन 1. बिफोर इट्स प्रोड्यूसिंग द हार्मोन, द सेल इज इन इनएक्टिव स्टेट. ऑटोक्राइन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो सेल खुद ही प्रोड्यूस करते हैं टू स्टिमुलेट इटसेल्फ और टू एक्टिवेट इटसेल्फ. हेंस दे आर नोन एज ऑटोक्राइन्स. द वर्ड इटसेल्फ ऑटो रिप्रेजेंट that these are the cells which will be producing any type of chemical or any type of hormones to stimulate itself. अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स जो है वो पैराक्राइन्स. अब पैराक्राइन्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज वन सेल एंड दिस इज सेकंड सेल, फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल. दिस सेल विल बी प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन 1 एंड ड्यू टू दिस हार्मोन 1 second cell or the neighboring cell will be getting stimulated. So पैराक्राइन्स वो सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं अपने नेबरिंग सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए या नेबरिंग सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ हार्मोन इज एंडोक्राइन हार्मोन्स. एंडोक्राइन हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो एंडोक्राइन हार्मोन्स जो फंक्शन करते हैं वो इस तरीके से फंक्शन करते हैं जैसे एक सेल ने एंडोक्राइन हार्मोन प्रोड्यूस किया तो वो हार्मोन्स जाके किसी डिस्टेंट सेल्स को, जब हम बात करते हैं डिस्टेंट सेल्स, तो फॉर एग्जांपल दिस इज सेल 1 and this is cell 2. For example, cell 1 is producing hormone 1. तो जो hormone 1 होगा वो अपने दूर लोकेटेड किसी भी सेल को या किसी टिश्यू को या किसी भी ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा या उसका एक्टिविटी करेगा. यानी इस हार्मोन 1 का जो टारगेट ऑर्गन है वो ये सेकंड सेल है. दिस इज नोन एज एंडोक्राइन हार्मोन्स. जब नेक्स्ट हार्मोन्स की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हार्मोन है आपका पैराक्राइन हार्मोन्स. अब सॉरी फेरोमोन्स. फेरोमोन्स होता क्या है? आपने हनी बीज का देखा रहेगा. हनी बीज का हाइव होता है तो हनी बीज के हाइव में एक ही हनी बी होती है जिसको हम फीमेल बोलते हैं और उसको हम कहते हैं क्वीन हनी बी. तो क्वीन हनी बी एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं फेरोमोन्स. अब ये फेरोमोन्स प्रोड्यूस करने की वजह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वीन हनी बी है तो इसके सराउंडिंग में बाकी सारे हनी बीज प्रेजेंट होते हैं. तो फेरोमोन्स एक तरीके का ऐसा हार्मोन होता है जो बाकी सारे स्पीशीज को या बाकी सारे मेंबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी एक मेंबर स्पेसिफिक, कोई भी स्पेशल मेंबर प्रोड्यूस करता है. सो दिस आर द फोर कैटेगरीज ऑफ हार्मोन्स. ऑटोक्राइन्स जो खुद ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं खुद के सेल को एक्टिवेट करने के लिए. पैराक्राइन जो प्रोड्यूस करते हैं बाजू के यानी नेबरिंग सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए. थर्ड कैटेगरी ऑफ हार्मोन दैट इज एंडोक्राइन. इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन टू स्टिमुलेट और एक्टिवेट द डिस्टेंट सेल यानी जो सेल या टिश्यू या ऑर्गन ज्यादा दूर पे प्रेजेंट है. And next and the last most category is pheromones. Pheromones ऐसे hormones होते हैं जो प्रोड्यूस किया जाता है अपने मेंबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. So this was
all about the four types of hormones. When we come to the other types or the other things, higher animals have higher complexity organization due to this in addition to the nervous coordination. जब हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आते जाता है. एज वी हैव स्टडीड इन दी लोअर लेक्चर्स दैट जब भी हम लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं तो उनके नर्वस सिस्टम में भी कॉम्प्लेक्सिटी आता है. तो जब नर्वस सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी आएगा तो उनके फंक्शनिंग में, उनके हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी फंक्शनिंग आते जाता है. केमिकल कोऑर्डिनेशन इज कैरिड आउट बाय सिक्रीशंस ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड. अब ये डक्टलेस ग्लैंड क्या होते हैं? ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ग्लैंड्स दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं डक्ट ग्लैंड और एक होते हैं डक्टलेस ग्लैंड. अब डक्टलेस ग्लैंड और डक्ट ग्लैंड होते क्या हैं? नाउ लेट अस स्टडी. ग्लैंड्स दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होंगे आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपने अंदर कुछ प्रोड्यूस करते हैं फॉर स्पेसिफिकली हार्मोन्स. तो उन हार्मोन्स को ब्लड में ट्रांसफर करने के लिए उनको किसी डक्ट या ट्यूब की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड्स. वहीं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपने अंदर कोई चीज अगर प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल एनी टाइप ऑफ केमिकल जैसे एंजाइम्स हो गया, जूसेस हो गया, तो उनको अपने प्रोड्यूसिंग लोकेशन से ब्लड में उन चीजों को ट्रांसफर करने के लिए ट्यूब्स की या डक्ट्स की जरूरत पड़ती है. इसलिए हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड कहते हैं एंड एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं. सो स्पेसिफिकली मेंशन ओवर हियर एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऐसे सिस्टम्स को जो हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है आपके ब्लड सिस्टम में, जिसके और वो ब्लड सिस्टम में ट्रांसफर होने के बाद जाके अपने टारगेट ऑर्गन्स पे जाके वो एक्शन करता है. केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स की हम बात करेंगे तो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स में स्पेसिफिकली आता ये चीज है कि हार्मोन्स को बनाने के लिए उनके स्ट्रक्चर में कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं. सो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ हार्मोन इज मेंशन्ड ओवर हियर अमाइंस. अमाइंस विल बी द कैटेगरी ऑफ हार्मोन जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन ग्रुप्स टू फॉर्म द अमाइनो ग्रुप के हार्मोन्स. These are the simple amines, catecholamines secreted by the adrenal medulla. Adrenal medulla basically adrenal gland का inner part होगा. Adrenal gland में दो parts होते हैं, एक होता है cortex part और एक होता है medulla part. Cortex part में आपके सभी तरीके के हार्मोन जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स जो कि ग्लूकोज और मिनरल्स मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन्स आपके प्रोड्यूस होते हैं. एंड मेलाटोनिन फ्रॉम द पाइनियल ग्लैंड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेलाटोनिन फ्रॉम द पाइनियल ग्लैंड. मेलाटोनिन एक तरह का स्लीपिंग हार्मोन होता है जो आपका सर्कैडियन रिदम्स और स्लीपिंग फंक्शन को कंट्रोल करता है. एंड दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द सीटीएन नीड के पर्सपेक्टिव से. ये आपको पता होना चाहिए कि मेलाटोनिन हार्मोन कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है. सम ऑफ द मॉडिफाइड फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स दैट इज थायरोक्सिन. अब थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपका ग्लैंड जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है. थायरोक्सिन हार्मोन दो तरीके के होते हैं, T3 and T4. It is a triiodothyroxine hormone and T4 it is triiodothyroxine hormone, tetraiodothyroxine hormone. Next category is the peptide hormone. Peptide hormones का मतलब ऐसे हार्मोन जो बेसिकली प्रोटीन से रिलेटेड हो या पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड हो. These hormones consist of long or short chains of amino acid. हमको स्पेसिफिकली पता है कि whenever there is a chain of amino acid, the structure which is forming is known as proteins. So the hormone उससे जो रिलेटेड रहेंगे उसे हम कहेंगे पेप्टाइड हार्मोन्स. Hormones with the hypothalamus, oxytocin, ADH and GnRH. ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं एक तरीके का बर्थ हार्मोन जो प्रेगनेंसी के टाइम पर लेबर पेन इंड्यूस करने में हेल्प करता है. एडीएच हम कहेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो नेफ्रॉन से जब यूरिन बाहर निकलता है तो यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर बाहर ना निकल जाए उसके वजह से वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है. दैट लीड्स टू दी
prevention of shortage of water inside our body. GnRH gonadotropin releasing hormone. gonadotropin releasing hormone ऐसे hormones होते हैं जो responsible होंगे आपके sexual hormones like adrenocortico, for example testosterone, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन्स के रिलीज के लिए. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स इज द प्रोटीन हार्मोन. प्रोटीन हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन, टीएसएच थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलटीएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जीएच एंड रिलैक्सिन, ये सब हार्मोन्स जो प्रोटीन कैटेगरी के हार्मोन्स. अगर आप इंसुलिन की बात करेंगे यहाँ पे, तो इंसुलिन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपके बॉडी में शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं. ग्लूकागॉन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में आपके शुगर लेवल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के साथ एंटागोनिस्टिक या फिर हाथ मिला के काम करते हैं. नेक्स्ट हार्मोन्स की अगर आप बात करेंगे तो है फैटी एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स. फैटी एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब कभी भी फैटी एसिड्स ब्रेक होने के बाद उससे जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, उनसे जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं फैटी एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स. उसका एक कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, उसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स. प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सबसे स्पेसिफिक फंक्शन ये है कि जब भी स्पर्म का पासेज होता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है, जो कि एड करता है या हेल्प करता है स्पर्म्स को पास ऑन होने के लिए टुवर्ड्स द ओविडक्ट. नेक्स्ट इज द कैटेगरी ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स. अब स्टेरॉइड हार्मोन्स जब हम कहते हैं तो ये भी आप तक के एक तरीके के लिपिड्स और फैट्स कैटेगरी के हार्मोन्स में आता है. दिस हार्मोन्स आर लिपिड सॉल्युबल. लिपिड सॉल्युबल यानी फैट सॉल्युबल, derived from the cholesterol and other steroids. Example estrogen. estrogen एक तरीके का फीमेल सेक्सुअल हार्मोन होता है. testosterone मेल सेक्स हार्मोन्स. aldosterone. Action of this hormone is concerned with the long lasting responses. aldosterone एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपके बॉडी में सोडियम या सॉल्ट्स के कॉन्सेंट्रेशंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. एक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज कंसर्न विद लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्सिव. ये हार्मोन्स के एक्शंस ऐसे नहीं होते कि 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं, इनके एक्शंस जो रहते हैं लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं. Sixth category is gas, that is nitric oxide hormones. So this was all about the type of hormones. उनके chemical structure के basis पे उनका chemical structures होता क्या है. When we will consider about the properties of hormones, तो properties of hormones की जब हम बात करते हैं तो specifically ये चीज होता है कि हर एक hormones बॉडी में 1 kg या 2 kg इनके प्रोडक्शन, इतना प्रोडक्शन नहीं चाहिए. हर एक हार्मोन को अपना एक्शन करने के लिए स्पेसिफिकली माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन में उनका रिक्वायरमेंट होता है. So as mentioned earlier, properties hormone they act as a chemical messengers. एक chemicals हैं जो एक organ को दूसरे organ से, एक tissue को दूसरे tissue से, एक cell को दूसरे tissue से communicate करने में help करते हैं. And the second and the most important point which is mentioned over here, that is it is effective in very low concentrations. Hormones that functions as regulators that inhibit or stimulate modified specific process. अब यहाँ पे hormones की अगर बात करें तो hormones basically 3 categories के हो सकते हैं. 3 categories अगर हम specify करेंगे तो एक कैटेगरी हो सकता है हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एक कैटेगरी हो सकता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक कैटेगरी हो सकता है इनहिबिटिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन जो हार्मोन्स किसी भी ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है कि आप ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स रिलीज कर सकते हो. स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है या एक्टिव करता है किसी भी ग्लैंड को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए. नेक्स्ट कैटेगरी इनहिबिटिंग हार्मोन. इनहिबिटिंग हार्मोन ऐसा हार्मोन है दैट विल restrict any gland or stop any gland for the production of any types of hormones. So hormones, hypersecretion or hyposecretion. Hypersecretion, it means the normal above the normal quantity, and hyposecretion means lower the normal quantity. As we all know, anything which is above the normal level and below the normal level, both are not useful for anyone. So the hypersecretion or hyposecretion of hormones leads to various disorders. They are metabolized after their function, thus they cannot be reused. Hormone secretion is regulated by positive or negative feedback mechanism. Now what is positive or negative feedback mechanism? Positive feedback mechanism यानी किसी भी चीज को चीज का रिक्वायरमेंट है हार्मोन्स का. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मींस उस हार्मोन्स को जो आप ट्रांसफर कर रहे हो और सप्लाई कर रहे हो किसी ऑर्गन के पास, अब उस ऑर्गन को उस हार्मोन्स की जरूरत नहीं है, तब वो एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि नाउ दैट्स इट, आई डोंट वांट दैट हार्मोन. तो हार्मोन्स का जो भी रेगुलेशन होता है बॉडी में 2 तरीके से होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड थर्ड इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. इफ वी विल स्टडी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. अब हार्मोन का एक्शन कैसे होता है बॉडी में? हार्मोन्स का एक्शन 2 तरीके से हो सकता है, या तो एक इनडायरेक्ट तरीके से या तो डायरेक्ट तरीके से. फॉर एग्जांपल, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. फॉर एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट and this is second type. This is nucleus and in second this one is nucleus.
We will study over here direct action, and second one is indirect action. For example, this is a cell, this is also a cell. This cell produces a hormone H1, this cell also produces a hormone H1. In the direct action of hormone, this hormone will directly act on the nucleus, and in indirect one, this hormone will go to and bind to the cell membrane receptor. सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर को बाइंड करने के बाद ये एक मैकेनिज्म स्टिमुलेट करेगा. ये मैकेनिज्म की वजह से एक रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा. ये रिसेप्टर जाके न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करेगा. न्यूक्लियस के ऊपर जो रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट होंगे. दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट एक्शन में सेल जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है और डायरेक्टली न्यूक्लियस पर एक्शन करता है, एंड इनडायरेक्ट कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट फंक्शन में हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहा है डायरेक्टली जाके अपने टारगेट ऑर्गन जो यहाँ पे न्यूक्लियस उस पर डायरेक्टली एक्शन नहीं करता है. This is what meant about the mechanism of hormone action. Hormones जो हैं वो काम ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं. As it is mentioned over here, mode of hormone action through the membrane receptors. This is a kind of an indirect mechanism, यानी indirect action करना. Mode of action through the intracellular receptors. This is a kind of an direct action. So this was all about the mode of hormone action, कैसे वो डायरेक्ट एक्ट करते हैं या फिर इनडायरेक्ट एक्ट करते हैं.